कहानी की शुरुआत 4 रग्बी प्लेयर्स से होती है जो मछली पकड़ने के लिए समंदर में निकले थे। लेकिन जब वापस लौटने का वक्त आया तो करीब 50 मीटर दूर उनका एंकर समुद्र की तलहटी में बुरी तरह फंस गया। वो महंगा एंकर छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए कप्तान ने सबको मिलकर खींचने को कहा। चारों प्रोफेशनल एथलीट अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचने लगे। इतनी ताकत लगाई कि पूरी नाव एक तरफ झुकने लगी, लेकिन वो मनहूस एंकर हिल तक नहीं रहा था। आखिर में कप्तान ने एंकर को इंजन की ताकत से खींचने का फैसला किया और बस इसी एक गलती की वजह से ये इवेंट दुनिया का सबसे खड़क सर्वाइवल मिशन बन गया। 28 फरवरी 2009 शनिवार सुबह 5 बजे चारों रग्बी प्लेयर्स मरीना पर पहुंचे। आज उनका प्लान था आराम से वीकेंड फिशिंग ट्रिप एंजॉय करने का। ये चारों थे निक शिलर, विल ब्लैकली, कोरी स्मिथ और मार्क्वस कूपर। चारों की दोस्ती रग्बी से शुरू हुई थी और अब वो भाई जैसे थे। उन्हें क्या पता था कि ये आम सा दिखने वाला वीकेंड उनकी जिंदगी बदल देगा। विल पहली बार समंदर में जा रहा था, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड। उसने पूछा कि क्या समंदर बहुत उछाल मारेगा। मार्क्स ने कहा थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि वो तूफान आने से पहले फिशिंग स्पॉट पर पहुंचना चाहता है। तूफान शब्द सुनते ही विल चौकन्ना हो गया। उसने पूछा कैसा मौसम है। मार्क्स ने सच बताया कि एक बड़ा तूफान आ रहा है, लेकिन उसने टाइमिंग कैलकुलेट कर ली है। वो लोग दोपहर 3-4 बजे तक फिशिंग खत्म कर लेंगे और शाम से पहले लौट आएंगे। खराब मौसम देर रात आएगा। प्लान सुनकर विल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके मन का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कोरी ने एक वाटरप्रूफ बैग निकाला और सबको कहा अपने फोन उसमें रख दो। उसने कहा कि समुद्री नमक फोन खराब कर सकता है और कुछ मील दूर जाने के बाद वैसे भी सिग्नल नहीं मिलेगा। विल ने माना कि ये सही है, लेकिन फिर भी उसने कंफर्म किया कि नाव में रेडियो है ना। मार्कोस ने मजाक में कहा 2 स्ट्रॉ और एक लंबी रस्सी है। सब हंस पड़े। फिर उसने सीरियस होकर बताया कि हाँ रेडियो है। विल ने थोड़ा शर्माते हुए माना कि शायद वो जरूरत से ज्यादा सावधान हो रहा है, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी अभी भी कहीं बाकी थी। सुबह 6:30 बजे नाव गहरे समंदर की तरफ बढ़ रही थी। सब कुछ खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसी समय जमीन पर टीवी में मौसम विभाग तेज ठंडी हवा और बड़े तूफान की चेतावनी दे रहा था। मौसम वैज्ञानिक इसे ऊपरी वायुमंडलीय अशांति कह रहे थे। निक की मां ने मौसम रिपोर्ट देखकर तुरंत उसे कॉल किया। फोन कुछ देर बजा और फिर वॉइस मेल पर चला गया, क्योंकि फोन तो वाटरप्रूफ बैग में बंद था। मां ने मैसेज छोड़ा कि उसने मौसम की खबर देखी है और वो बस कंफर्म करना चाहती है कि निक को तूफान की जानकारी है। उसकी आवाज में साफ चिंता थी, लेकिन ये मैसेज कभी सुना नहीं जाएगा। ये जगह कभी निराश नहीं करती। निक ने मजाक में कहा कि ये नाम बोलने में अजीब लगता है। इसी बीच विल की नजर कोरी की उंगली में चमकती रिंग पर पड़ी। वो 2002 सुपर बाउल चैंपियनशिप की रिंग थी जो उसने टैंपा बे बुकानियर्स के साथ जीती थी। वो उसके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ग्लोरी ज्यादा वक्त नहीं टिकती। कुछ देर बाद मार्क्वस ने और गहरे पानी में जाने का फैसला किया। नाव फिर से तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। तभी निक का चेहरा पीला पड़ने लगा। लहरों के झटकों से उसका पेट मचलने लगा। उसे सी सिकनेस हो गई। वो नाव के किनारे झुककर गहरी सांस लेने लगा, लेकिन राहत नहीं मिली। विल ने कहा कि वो लेट जाए, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। निक ने कमजोर आवाज में कहा कि सुबह उसे अक्कड़ नहीं दिखानी चाहिए थी। 4 घंटे बाद सुबह 9 बजे वो मार्क्स के पसंदीदा गोल्डन स्पॉट पर पहुंचे। इंजन बंद किया गया और एंकर डालने की तैयारी हुई। मार्क्स ने खासतौर पर कहा कि रस्सी टाइट रखकर धीरे धीरे एंकर नीचे छोड़ो। पिछली बार गलती से एंकर खो दिया था। दोपहर 1 बजे तक आसमान काला होने लगा। तूफान करीब आ रहा था। उन्होंने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। कोरी एंकर उठाने लगा, लेकिन एंकर फंस चुका था। बिजली गरज रही थी। मार्कस ने फैसला किया कि इंजन से खींचते हैं। इंजन स्टार्ट हुआ। नाव आगे बढ़ी। रस्सी और तनी। उसने सबको पकड़ कर रहने को कहा। नाव जोर से हिल सकती है। उसने धीरे धीरे एक्सेलरेटर बढ़ाया। इंजन गरजा, लेकिन रस्सी पीछे से नाव को नीचे खींच रही थी। नाव का अगला हिस्सा ऊपर उठ गया। पिछला हिस्सा पानी में धंस गया। नाव खतरनाक एंगल पर झुक गई। चारों लोग रेलिंग पकड़कर लटके हुए थे। उनकी पूरी नजर पीछे की तनी रस्सी पर थी। किसी ने सामने से आती खतरे की दीवार नहीं देखी। एक विशाल लहर सामने से उठ रही थी। आसमान काला था और वो लहर एक चलती हुई पानी की दीवार जैसी दिख रही थी। जब उन्हें रोशनी का बदलाव और अजीब गरज सुनाई दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो विशाल लहर सीधे नाव के अगले हिस्से से टकराई। नाव ऐसे पलटी जैसे किसी दैत्य ने उसे हाथ से थप्पड़ मारा हो। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो। जब वो पानी के ऊपर आए तो उन्होंने देखा नाव पूरी तरह उलट चुकी थी। उनकी सुरक्षा अब सिर्फ एक उल्टी पड़ी नाव की खाली खोल बन चुकी थी।
चारों एक दूसरे के नाम चिल्लाने लगे कंफर्म करने के लिए कि सब जिंदा है। मार्क्स ने सबको नाव के पास आने को कहा। उल्टी नाव थोड़ी फ्लोट कर रही थी, सहारा दे सकती थी। उन्होंने कोशिश की नाव को सीधा करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी विल को याद आया एंकर की रस्सी अभी भी। उसी समय जमीन पर तूफान तेज होता जा रहा था। मौसम विभाग बता रहा था कि यह तूफान सेकंड कैटेगरी हरिकेन की ताकत तक पहुंच सकता है। पावला ने फिर से निक को फोन किया, लेकिन इस बार भी सीधा वॉइस मेल उसने मैसेज छोड़ा कि तूफान बहुत खतरनाक लग रहा है और उम्मीद है वो लोग लौट रहे होंगे। उसकी आवाज में डर साफ था, लेकिन वो मैसेज भी कभी नहीं सुना जाएगा क्योंकि फोन समंदर में बंद पड़े थे। उलटने के करीब 5 घंटे बाद चारों को समझ आ गया कि नाव सीधी करना लगभग नामुमकिन है। नाव भारी थी और ठंडे पानी में उनकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। हर कोशिश में एनर्जी जा रही थी और इस बर्फ जैसे ठंडे पानी में ताकत ही जिंदगी थी। धीरे धीरे सबको मानना पड़ा कि वो इस नाव को नहीं पलट सकते। अब नया रास्ता ढूंढना था। मार्क्स ने खुद को शांत किया और सोचा कि नाव से क्या क्या काम की चीजें निकाली जा सकती हैं। उसने याद दिलाया कि नाव में कूलर है जिसमें खाना और पानी है और वो शायद रस्सी से बंधा होगा। विल ने तुरंत पूछा, लाइफ जैकेट कहाँ है? मार्क्विस ने बताया कि केबिन के बाईं तरफ वाले स्टोरेज में है। विल बोला, वो जाकर निकालता है। लेकिन मार्कोस ने एक बड़ी समस्या बताई। अगर केबिन खोला तो पानी अंदर भर जाएगा और नाव जल्दी डूब सकती है। ये बहुत मुश्किल फैसला था। नाव को जितना हो सके तैरते रहने देना या रिस्क लेकर लाइफ जैकेट निकालना। थोड़ी देर सोचने के बाद सबने समझ लिया, नाव तो देर सवेर डूब ही जाएगी, लेकिन लाइफ जैकेट अभी चाहिए। बिना उसके वो ठंडे पानी में रात तक नहीं टिक पाएंगे। मार्क्स ने खुद जाने का फैसला किया। कप्तान होने के नाते वो जिम्मेदारी ले रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसने मोटे कपड़े पहन रखे थे जिनसे वो पानी में डूब नहीं पा रहा था। उसने शर्ट उतार दी, भले इससे उसे और ठंड लगे। गहरी सांस लेकर वो पानी में डूब गया। इस बार वो सफल हुआ। अंधेरे पानी में टटोलते हुए उसने केबिन का हैंडल पकड़ा। ऊपर बाकी तीनों ने महसूस किया कि नाव थोड़ी और नीचे जा रही है, लेकिन कुछ ही पल में वो रुक गई। थोड़ी देर बाद मार्क्स पानी से बाहर आया, हाथ में लाइफ जैकेट लिए। तीनों ने राहत की सांस ली। फिर वो दोबारा गया और 2 और लाइफ जैकेट निकाल लाया। थोड़ा आराम करने के बाद वो तीसरी बार गया और इस बार फ्लेयर गन लेकर आया। ये असली उम्मीद थी। फ्लेयर मतलब सिग्नल भेजने का मौका। अगर कोई जहाज पास से गुजरा तो शायद देख ले। अब केबिन में लगभग 15 बोतल पानी बची थी। अगर वो मिल जाती तो वो ज्यादा देर टिक सकते थे। इस बार कोरी ने कहा कि वो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे गया कुछ सेकंड में वापस आ गया। उसने घबरा कर कहा कि उसे कुछ दिख नहीं रहा। पानी बहुत ठंडा है, वो दोबारा नहीं जाएगा। दूर जाता जहाज और फोन का इस्तेमाल। तभी दूर से एक आवाज आई। जहाज का हॉर्न। चारों अचानक जोश में चिल्लाने लगे। उन्होंने हाथ हिलाए, फ्लेयर जलाया। वो पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि जहाज उन्हें देख ले।